बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज के बारे में। समाज होता क्या है, समाज की परिभाषा, समाज के कितने भेद होते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि समाज मेन चीज़ होती है जो पेपर में बहुत बार आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीज़ों पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला, संधि और समास। वैसे संधि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक बार आप संधि की परिभाषा देखेंगे। इन दोनों पे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों की ही परिभाषा थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। कैसे? संधि में है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए गए परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जैसे है इधर सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो इसके इस वाले वर्ण को इसके इस वाले, मैं ऊपर से अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने संधि, अभी जो चैप्टर है वो भी हमने शुरू नहीं किया है। संधि शायद अगली क्लास में संधि पे वीडियो बनेगी। सूर्य प्लस उदय, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। यानी इसमें दो जो शब्द थे उसका परिवर्तन हुआ, बीच वाला शब्द एक साथ जुड़ गया, इसकी वजह से बन गया सूर्योदय। ठीक है, इतना समझ आया? अब समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। और इसमें वर्णों के मेल से, इधर क्या है? इधर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। और ये भी शब्द परिवर्तन से ही बनता है। अब दो शब्द एक साथ मिले हो तो परिवर्तन तो हुआ ना। अब वही शब्द तो नहीं रहा ना, कोई और अलग कोई नया शब्द बन गया, जिसकी वजह से इसमें भी परिवर्तन ही हुआ। लेकिन इसमें क्या है? इसमें वर्ण है। वर्ण जानते हो ना, अ आ इ ई क ख ग, ये सब हुए वर्ण। शब्द यानी उन्हीं वर्णों से मिलके जो शब्द बने वो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ण था, इसमें शब्द था। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेपर में समास की डेफिनेशन में वर्ण लिख के आ जाती है और संधि की डेफिनेशन में शब्द लिख के आ जाते हैं। तो ये डाउट क्लियर हुआ? हो गया होगा जितना पढ़ाते हैं।
अब ये जो मैंने ये समास की जो परिभाषा लिखी, ये ठीक है लेकिन कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है ये। यानी हाँ मेल से बन गया, लेकिन एक फायदेमंद क्यों है? फायदा क्या दे रहा है समास? समास हम लोग कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। फायदा क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम बिना फायदे के तो हिंदी पढ़ते नहीं है ना। पहले आप समास की डेफिनेशन लिखिए अपनी कॉपी बुक जो भी है उसमें अभी लिखो समास की डेफिनेशन। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त, ये वाला वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। मेल तो हो रहा है दोनों शब्दों का, लेकिन फायदेमंद कैसे है? जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल दूं, उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, ये है बड़ा शब्द, बड़ा वाक्य। इसको हम लोग संक्षिप्त करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा। जैसे आपने सुना होगा ना इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, तो ये है लॉन्ग फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म। रसोई के लिए घर, इसे हम लोग सिंपली लिखते हैं रसोई घर, ठीक है? घोड़े पर सवार, इसको हम लोग संक्षिप्त करके लिखते हैं, दिख रहा होगा क्या? घुड़सवार, ठीक है? घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, ये हो गया शॉर्ट, ठीक है? समझ में आया? ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड, इसको दिमाग में रख लो, अभी से ही रख लो, क्योंकि पेपर में ऐसे यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं, उनसे समास कहते हैं। सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि समास का भी कोई वजह होती है समास को भी यूज करने का। यह है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है? इसको भी अपनी कॉपी में लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से ये रहेगा कि कभी अगर एग्जाम आएंगे पास में तो बस देख लेना, ठीक है? और जितनी मदद हो सकती है मैं करूँगा, है ना? मना नहीं करूँगा। अब समास, ठीक है? इसके भेद होते हैं, समास के कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से? पांच भेद होते हैं, ठीक है? तो लिख लो मेन पॉइंट डाल के, समास के 5 भेद होते हैं, ठीक है? समास के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, ठीक है? सबसे पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा नहीं दे सकते। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, इधर कर्मधारय समास,
पैसा है मेरे पास, छोड़ दो इसको। कितना चाहिए? अरे अभी कितना दे दिया। कितना चाहिए? आपका 500। दूसरा है कर्मधारय समास, ठीक है। और एक होता है द्विगु समास। देखो आप बोलोगे कि दीदी भी भूल रही थी समास के कितने प्रकार होते हैं। मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। आई एम ऑन वर्किंग स्टेज, अभी नॉलेज गेन ही कर रही हूँ अभी, ठीक है। मेरे से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अरे यार ये लाइट किसने ऐसे कर दिया। पहला होता है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। एक और एक समास होता है यहाँ से। एक और एक समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब 5 नहीं 6 मिनट यार, मैं भी ना। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय, पांचवा द्विगु और छठा बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऐसे एक फ्लो चार्ट में नोट कर लो। अब बोलोगे फ्लो चार्ट में क्यों नोट करें, हम तो ऐसे भी नोट कर सकते, इससे समझ में आएगा कितने भेद होते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। नोट कर लिया? बोलो यार, कर लिया होगा अब तक तो। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें से अभी हम लोग सबसे पहला जो समास पढ़ने जा रहे हैं, मार्कर भी तो गई। पहला होता है अव्ययीभाव, ठीक है। पहला होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में होता क्या है ना। अव्ययीभाव समास में होता क्या है, मेरे से तो तुम लोग ऐसे ही पूछोगे होता क्या है, हमें बस कंसेप्ट देखना है, ठीक है। अव्ययीभाव समास में आखिर होता क्या है। वे शब्द, वैसे अभी मैंने ज्यादा कर दिया, पहले तुम लोग ये देख लो। एक होता है पूर्व पद, ठीक है, और एक होता है उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद दूसरा पद, ठीक है। इनको अगर हम जोड़े तो इसको बोलते हैं हम लोग समस्त पद, समस्त, ठीक है। ये हो गया समस्त पद, और यही जो समस्त पद बनता है इसको बाद में हम लोग विग्रह भी करने का आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर बना समस्त पद, और इसी समस्त पद को बाद में क्वेश्चन आता है समास विग्रह करने, ठीक है। अरे बोलो हाँ हूँ, मुंह में दही जम गई क्या। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, इसके अंदर जो पूर्व पद भी मैंने बताया, पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहला पद होता है पूर्व पद अव्यय और वह पूरे पद को अव्यय बना दे। अब अव्यय होता क्या है, जिन्हें अव्यय पता है, अव्यय के 8 भेद होते हैं ना, तो जिन्हें अव्यय आ गया ना उन्हें अव्ययीभाव समास आता है। तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं एक दूसरा डेफिनेशन,
दूसरी परिभाषा परिभाषा दूसरी परिभाषा है कि पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद वो दूसरा वाला पद, पूर्व पद के बाद वाला जो पद होता है ना उसे उत्तर पद कहते हैं, और उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान हो, वो कैसे होगा? उत्तर पद एग्जाम्पल सुनो, समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल निचोड़ देंगे, ठीक है। पूर्व पद अव्यय हो, उत्तर पद प्रधान। थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे ये देखो, जैसे मैंने एक पहले इसमें मिटा दूंगा। इधर एक छोटे से लिख देता हूँ, पूर्व पद प्रधान, ओ सॉरी, पूर्व पद अव्यय, ठीक है, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, पूर्व पद अव्यय होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। कैसे? उदाहरण के बिना हिंदी है ही नहीं कुछ, बिना उदाहरण दिए कुछ व्याकरण समझ ही नहीं आएगा। जैसे थ्योरी होती है ना साइंस की, बिल्कुल वैसे पिस के रह जाओगे बिना एग्जाम्पल के, समझा? उदाहरण में जैसे मैंने लिखा यथाशक्ति, ये जो यथा है, यथा का मैं मतलब बता दूं, यथा का मतलब होता है के अनुसार। अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते के अनुसार शक्ति, इसका कोई मतलब ही तो नहीं बना। के अनुसार शक्ति, इसका कोई मतलब बना नहीं। तो ये आखिरी वाला जो है पद, ये हो गया पूर्व पद यथा, ये एक अव्यय है, ठीक है। ये हो गया शक्ति, ये हुआ उत्तर पद। तो उत्तर पद को हमें क्या करना था? प्रधान यानी आगे ले आना था। ये अभी मैं वो बता रहा हूँ, समास विग्रह अभी नहीं चल रहा है, अभी ये वो जैसे लॉन्ग फॉर्म होता है ना, बिल्कुल वैसे। यथाशक्ति, यथा का मतलब होता है के अनुसार, शक्ति को हम लोग आगे ले आएंगे, शक्ति दीदी को हम आगे ले आएंगे, शक्ति दीदी आगे आ गई, के अनुसार को हमने पीछे लगा दिया, ठीक है। शक्ति दीदी आगे आ गई, के अनुसार को हमने पीछे लगा दिया, तो क्या हुआ? ये जो उत्तर पद था ये प्रधान हो गया, जहाँ जो ये जो पद था ये पीछे लगा हुआ था। समास जब हमने बनाया तो ये आगे आ गया, और ये जो यथा था ये पीछे चला गया, ठीक है। इसका फिर आया समास जो आया वो है शक्ति के अनुसार, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे अगर पेपर में कि शक्ति के अनुसार या फिर यथाशक्ति कौन सा समास है, तो तुम पहले इसका विग्रह कर देना, ठीक है। समास विग्रह, ये अभी विग्रह ही चल रहा है, यह है समस्त पद, इसका समास विग्रह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूछे क्वेश्चन कि समास का भेद बताओ, समास का भेद बताओ, तो ये हो गया, ये कौन सा समास हुआ? अरे बोलो चपड़गंजुओ, अव्ययीभाव समास, ठीक है। ये हो गया अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति का हमने कर दिया, ठीक है दीदी, यथाशक्ति का तो हमने कर दिया। अब कुछ ऐसे आते हैं,
समास में भी इनका गेम नहीं है। कुछ उदाहरण होते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं ऐसे, तो नहीं खेला। हाथों हाथ। ऐसे छोड़ो, अभी रहने दो, अभी ये वाला बाद में, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होती है ना, बाद में पता चलेगी। आजन्म, आजन्म, ये अव्यय है, ठीक है। इसका मतलब होता है से लेकर, ठीक है। ये जो है जन्म, जन्म भैया आगे आ जाएंगे, ठीक है, जन्म भैया आगे आ जाएंगे और से लेकर पीछे चला जाएगा, ठीक है, जन्म से लेकर ये हो जाएगा। देखो, जिसमें उत्तर पद आगे आ जाता है, उत्तर पद जब प्रधान हो जाता है तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। और अभी तत्पुरुष समास पे जाते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर ये बन गया समास विग्रह। आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं। दूसरा जो समास होता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष भैया क्या है ना, यही क्वेश्चन आया होगा, ये तत्पुरुष भैया क्या है। इसमें जो पूर्व पद होता है, इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान हो जाता है, बस। अव्ययीभाव समास में क्या था, उसमें उत्तर पद प्रधान हो गया था, पहला पद अव्यय। या फिर दो डेफिनेशन है अव्ययीभाव समास की, पहला जिसका पूर्व पद अव्यय हो और वो पूरे पूरे शब्द को अव्यय बना दे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या फिर उसका पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद आगे आ जाए, पूर्व पद पीछे चला जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है अव्ययीभाव समास। इसमें क्या है, इसमें जो पूर्व पद होता है वो पहले से ही प्रधान हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसको क्या बोलेंगे, तो पहले इसका समास विग्रह कर लेना, समास विग्रह करके देख लेना ये कौन सा समास है, क्योंकि अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। समास विग्रह कर देना, उसके बाद फिर देखना कि कौन सा समास है ये, उसमें लगा देना जो भी लगाना है कंसेप्ट। इतना ही बता सकता हूँ मैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यश, यश प्राप्त, ठीक है। उदाहरण है यश प्राप्त, यश प्राप्त। इसके अंदर अब क्या करें भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें बस ये जो यश भैया है इन्हें ऐसे ही रखना है, ठीक है। प्राप्त जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, को प्राप्त। यश प्राप्त का मतलब जानते होंगे ना, यश को प्राप्त, ठीक है। तो ये हो गया समास, ठीक है, यश को प्राप्त, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा समास विग्रह। तो ये क्या होगा, ये होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान रहता है, ठीक है, और उत्तर पद अपनी जगह पे, ठीक है। यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, पूर्व पद की जगह पे उत्तर पद की जगह, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, शरणागत, ठीक है, शरणागत। अब अगर जब कोई मतलब हिंदी पढ़ता है तो उसको पता होगा कि शरणागत किससे बना है, शरण प्लस में आगत, ठीक है, शरण प्लस में आगत, ठीक है। आगत का मतलब होता है गया हुआ,
आगत का मतलब होता है गया हुआ, यानी किसी के शरणों में गया हुआ उसे कहते हैं शरणागत। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे समास विग्रह? शरण को आगत, ब्रैकेट में लिख लेना, गया हुआ। ठीक है, शरण में गया हुआ या शरण को आगत। ठीक है, तो ये हो गया समास विग्रह शरणागत का। समझ में आया? अब एक होता है जिसमें समास विग्रह दिया रहता है, हमें समस्त पद बनाना होता है, वो भी हमें अभी करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आज पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, फाड़ देंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, अब यही भाग समझ आया। अब यही भाग में होता है जब उत्तर पद प्रधान होता है, इतना ही मान। ठीक है, अब यही भाग समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, बस यही एक डिफरेंस है। अब यही भाव समास और तत्पुरुष समास। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? इतनी देर से वीडियो देख रहे हो। चलो अगला है, अब देखो तत्पुरुष समास। अब देखो ये जो तत्पुरुष समास है ना, इसके अंदर और 8 भेद होते हैं। अब बोलोगे यार ये अब क्या हो रहा है? सुनो, जिसे ना ये कारक, जिसने कारक पढ़ लिया है अच्छे से, उसको ये तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, आपादान से अलग संबंध का के की, ठीक है, का के की अधिकरण में पर और संबोधन। ठीक है, संबोधन हे अरे, हे अरे। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो कर्ता तत्पुरुष समास में होता है, कर्ता कारक नहीं, ठीक है, और ना ये संबोधन होता है, तो इन दोनों को तो हटा दो। 6 होते हैं, मैं भी गिन के थोड़ी बैठा हूँ। 6 होते हैं, 6 तत्पुरुष। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कारक समझ में आओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, बस इतना ही काफी है तत्पुरुष समास में। बस जैसे एक उदाहरण है, हस्तलिखित। ठीक है, इसको हम लोग समास विग्रह कैसे करेंगे? हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, ये कौन सा समास हुआ? हाँ, ये है तत्पुरुष समास है कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, यानी इसमें पूर्व पद प्रधान है, लेकिन है कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष के भी भेद है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ये कौन सा तत्पुरुष है? तो हमें इनमें कुछ नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है।
अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से। ये जो से है, एक से होता है करण तत्पुरुष में, एक होता है करण तत्पुरुष में। ये वाला जो से होता है, ये वाला से, ये बताता है संबंध। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, ये होता है एक आपादान, आपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसका जो से होता है, ये अलग होने, ये अलग होने की भावना बताता है। जैसे इसका उदाहरण है, ये संबंध बता रहा है, मैं बस से स्कूल गई, यानी बस के द्वारा स्कूल गई। ये संबंध बता रहा है कि बस के द्वारा स्कूल गई, बस और मेरे में संबंध है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम आपादान तत्पुरुष से बोले, राम छत से गिर गया, राम छत से गिर गया, यानी राम छत से अलग होके गिर गया। ठीक है, तो ये वाला जो से होता है, ये अलग होने के तात्पर्य में आता है। ये वाला जो से होता है, ये संबंध बताता है। ठीक है, ये हुआ हाथ से लिखा हुआ, तो ये कौन सा तत्पुरुष हुआ? हाथ से लिखा हुआ। इसमें अलग होने की तो कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, हाथ, हाथ से भी बोल सकते हो, हाथ के द्वारा भी बोल सकते हो, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ये सर वैसे द्वारा ना, अगर आपको थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि करण तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान आपादान तत्पुरुष क्या होता है, तो दोनों से में द्वारा लगा के देख लेना। जैसे अगर ऐसे बोलूं मैं बस से स्कूल गई, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं बस के द्वारा स्कूल गई, हो सकता है ना। वैसे ही अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो अगर आपको आपादान में बोलना है कि राम छत से गिर गया, हमें समझ नहीं आ रहा है ये करण तत्पुरुष है या फिर ये करण कारक है या फिर आपादान कारक है, तो आप ऐसे बोल देना, राम छत के द्वारा गिर गया। इसका कोई मतलब बना? छत के द्वारा कैसे गिर जाएगा, है ना। तो दोनों में द्वारा लगा के देख लेना, 100% क्लैरिटी है। करण में मतलब बनेगा और आपादान में मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हस्त लिखे, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला जो से है, ये संबंध बता रहा है कि हाथ से लिखा गया है, हाथ के द्वारा लिखा गया है, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? करण तत्पुरुष। ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। ऐसे होता है संप्रदान आपादान, उसमें हमें बस बीच का देखना होता है कि बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। कर्म ने आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, कर्म को कहीं पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर तत्पुरुष के भी ऐसे बस तत्पुरुष के आगे लिख देना है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, ऐसे। ठीक है, तत्पुरुष का कंसेप्ट अभी होता है क्लियर। ठीक है, शायद लंबी वीडियो हो गई है, इसे हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अव्ययी भाव समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में उत्तर पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब कुछ उदाहरण मैं करूँ और कुछ उदाहरण आपको होमवर्क। इधर एक उदाहरण, बहुत से उदाहरण भी होंगे। अब
अभी मैं सिर्फ अभी तत्पुरुष में से ही दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर अव्ययी भाव समास में से दे देते हैं। आज्ञानुसार। इसको ये शायद तत्पुरुष का है, ठीक है। हाँ ये वाला यथाविधि, ठीक है। यथा का मतलब समझ गए होंगे, के अनुसार। तो इसका क्या हुआ विग्रह, विधि के अनुसार। विधि दीदी को हमने आगे पहुंचा दिया और यथा था पीछे चला गया, बड़े फॉर्म में लिख दिया यथा, ठीक है, समझ आ गया। और क्या है, भरपेट, भरपेट, ठीक है। इसका विग्रह होगा पेट भरकर। पेट को आगे ले गए, भर को हम पीछे ले गए, उसको बड़ा किया, ठीक है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, बकायदा, बकायदा। ये जो कायदा है ये है उत्तर पद और ये है ब अव्यय है, ठीक है। ब का मतलब भी के अनुसार ही होता है, ठीक है, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। ये हो गया अव्ययी भाव समास का उदाहरण। उदाहरण लिखना हो तो लिख लो, मैं साइड या फिर स्क्रीनशॉट ले लो यार, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ले लिया, चलो ये उदाहरण है अभी अव्ययी भाव समास का। अब उदाहरण लेंगे तत्पुरुष समास की, उसके हिसाब से जितने जो मैंने बताया ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इन सबके उदाहरण हैं। सबसे पहला मैं अभी शॉर्टली लिख रहा हूँ यार, ये कर्म, ठीक है, कर्म तत्पुरुष मान लो, ठीक है, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, स्वर्ग गत, ठीक है, हाँ स्वर्ग गत। इसका हम लोग विग्रह कैसे लिखेंगे, या हमें पता है कि तत्पुरुष समास है, ठीक है, पता है कि स्वर्ग आगे ही आएगा और आगत पीछे ही जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्वर्ग को गया हुआ, आगत की जगह मैंने गया हुआ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ रहा है। आगत का मतलब गया हुआ, तो हम लोग आगत भी लिख सकते हैं, गया हुआ भी लिख सकते हैं, मैंने गया हुआ लिखा है, ठीक है। स्वर्ग को गया हुआ, इधर ये जो को आया ये हो गया कर्म तत्पुरुष में गिनती इसकी, है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म में को आता है हमेशा, ठीक है, कर्म में हमेशा को आता है, ठीक है। स्वर को गया हुआ, इसमें आया को, इसलिए ये हो गया कर्म तत्पुरुष। एक होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ठीक है, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। ये हो गया इसका समास विग्रह, अकाल से पीड़ित, ठीक। इसमें आया से, ठीक है,
हम लोग इस से की जगह अगर हम लोग इधर लिखें अकाल द्वारा पीड़ित, इसका भी मतलब बना अकाल के द्वारा पीड़ित। ठीक है, इसका भी कोई मतलब बना, यानी ये हो गया करण तत्पुरुष। ठीक है, आया समझ? मैं ना झंडा वो बीन से ना ग्रीन बीन चोरी करके लेके आई। एक होता है चोरी का संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष में होता है जैसे एक उदाहरण है टिकट घर। ठीक है, टिकट घर, इसका हम लोग विग्रह कैसे लिखेंगे? टिकट के लिए घर, टिकट के लिए घर हुआ इसलिए उसे टिकट घर लिखा है। ठीक है, तो इधर क्या है? इधर है के लिए, कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इधर आया ना के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, एक है इधर आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष, इसमें लिखते हैं विद्याहीन, जो कि हम लोग नहीं है। ठीक है, हम बुद्धिमान है, विद्याहीन नहीं है। ठीक है, विद्याहीन, इसका हम लोग विग्रह कैसे लिखेंगे? विद्या से हीन। ठीक है, विद्या से हीन, ये वाला जो से आया ये हो गया आपादान तत्पुरुष। कैसे? उस वाले से में द्वारा लगाते थे, इसमें भी द्वारा लगा के देखते हैं। विद्या द्वारा हीन मतलब बना कोई, विद्या द्वारा हीन, विद्या से ही, यानी ये जो है ये अलग होने की बात बता रहा है कि हम लोग विद्या से हीन है। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपादान तत्पुरुष। समझ में आया? अब आपादान तत्पुरुष के बाद होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? संबंध, इसके बीच में संबंध, जैसे देखो राजकुमार, एक और देख लो अरे राज रानी। ठीक है, एक और देख लो पराधीन, ठीक है, ये तीन मैंने। राजकुमार का जो विग्रह होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कुमार का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा। ठीक है, इसीलिए उसे बोला राजकुमार। इसमें आया का। ठीक है, राज रानी, राजा की रानी, इसमें आया की। पराधीन, कहाँ था ये पराधीन? पराधीन, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? पर
के आधी, पर के आधी, ठीक है। इसका हमने लिखा पर के आधी, इसमें आया के, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था संबंध तत्पुरुष में कि का, की, के, रा, री, रे जो भी है वो आता है संबंध तत्पुरुष में, यानी ये संबंध बता रहे हैं। राजा का कुमार, राजा की रानी, पर के आधी, तो ये जितना हो गया ये सब आ गया संबंध तत्पुरुष में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष। अब एक है प्रमुख, ये आखिरी है, अधिकरण तत्पुरुष। पक्का पक्का इसके बाद छुट्टी कर दो, होमवर्क दे, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग उदाहरण लिखते हैं, इसमें हम लोग उदाहरण लिखते हैं सिर दर्द, सिर दर्द, ठीक है। इसका क्या होगा समास में, सिर में दर्द, क्या हुआ इसमें समास विग्रह हो गया, सिर में दर्द, सर में ही दर्द होगा, है। इसमें आया में, ठीक है। एक और देख लो, जो शुरुआत में मैंने लिखवाया था घुड़सवार, क्या हुआ इसका समास विग्रह, घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार। इसमें आया पर, अधिकरण में क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की रा रे, अधिकरण में और पर, ये आता है अधिकरण कारक में, लेकिन यह है अधिकरण तत्पुरुष, है ना। तो इसमें भी ये में और पर आया, जिसकी वजह से ये बन गया अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आया, समझ में आया, आ गया होगा। मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, मेरे को तो यही लग रहा है ना तुम पढ़ाई कर रहे होगे। अब क्या पता तुम YouTube खोल के, कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ने को बोला, तुम ये वीडियो खोल दिए और उधर गेम चल रहा है। चलो वो तुम्हारा काम है। अब कुछ होमवर्क दे दूं मैं, गृह कार्य, गृह कार्य, ठीक है, कुछ गृह कार्य दे दूं। पहला 5 ही दूं, 5, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। और दूसरा देश निकाला, देश निकाला, दिख रहा है ना, देश निकाला। और मक्खन चोर, मक्खन चोर, ठीक है। अगला है यथा, यथाशील, यथाशील, ठीक है। और आखिरी यथामति, ठीक, यथामति,
ये कुछ क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ज़रूर तुम लोग ये कर लोगे अगर मैंने अच्छा पढ़ाया हो तब, ठीक है। घर पे इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, एक बार अच्छे से पढ़ लो, समास को पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, कहीं पे लिखा, इसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा, जिन जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना इस आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, सायोनारा।